नमस्कार। तो बढ़ते हैं कहानी में आगे। अब तक हमने पिछले भाग में जाना कि किस तरह दो नकाबपोशों ने जय पर बेरहमी से हमला किया और सिर्फ जय ही नहीं बल्कि साक्षी और उसके बच्चे तक को मारने की साजिश रची गई। कौन था इस साजिश के पीछे? जय को ही क्यों निशाना बनाया गया था? क्या मकसद था इस साजिश का? ये राज भी धीरे धीरे खुलेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि जय की हालत कैसी है, क्योंकि जब उसे हॉस्पिटल लाया गया था वो खून से लथपथ बेहोश था। तो आज का भाग इसी के साथ आगे बढ़ता है कि जय कैसा है, और परत दर परत इस साजिश में शामिल उन नकाबपोशों के चेहरे से भी जल्द ही पर्दे उठेंगे। तो बढ़ते हैं कहानी में आगे, चल के अगले भाग के साथ। आधे घंटे के इंतजार के बाद शेखर और अखिलेश जी आईसीयू से बाहर आए थे। तो अब अवध जी और बाकी सब उनकी ओर आते हैं। तो अखिलेश जी उनसे कहते हैं, जय पहले से बेहतर है, हालत बहुत ज्यादा नहीं बिगड़ी, ब्लड लॉस है काफी, पर फिर भी इन बच्चों ने उसे समय पर हॉस्पिटल पहुंचा और शेखर को पहले से ही सब बता हालात को बिगड़ने से काफी संभाल लिया, वरना अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती तो जय को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता। अभी खतरा टला तो नहीं है, लेकिन डरने वाली उतनी बात भी नहीं है। ब्लीडिंग रोक दी गई है, बस उसकी रिपोर्ट्स आ जाए तो उसे ओटी शिफ्ट कर दिया जाएगा। बस तब तक आप महादेव से यही प्रार्थना कीजिए कि ऑपरेशन के दौरान कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए। हम अपना बेस्ट ही देंगे। स्पेशलिस्ट डॉक्टर को बुला लिया गया है, बस रिपोर्ट्स का वेट है, फिर ऑपरेशन शुरू होगा। स्टेपिंग 4 बार हुई है, 2 बार बैक में, 2 बार किडनी से थोड़ा ऊपर, लेकिन बहुत प्रेशर से स्टेपिंग की है। सिर पर भी 2 या 3 बार रॉड से हमला किया है, यानी जान से मारने की पूरी कोशिश थी। पर जय का दुश्मन कौन हो सकता है जो इतनी बेरहमी से उस पर वार करे? हमने अर्जुन को कॉल कर दिया है बापू साहब, वो अपनी तहकीकात शुरू कर देगा। टीम भेज दी है उसने क्राइम सीन पर अपनी। लेकिन ये बहुत सीरियस मैटर है कि जय पर हमला क्यों कराया गया, उसका मकसद क्या? अवध काका को चोट पहुंचाना था, क्योंकि एक बार पहले ऐसा हो चुका है। वो वार मुझ पर था धीराज, लेकिन इस बार मेरे बेटे और बहू पर वार कर उसने अपना काल बुला लिया है। कानून उसे जो सजा देगा वो देगा। मुझे अगर पता चल गया कि वो कौन था, उसके जिंदगी में ऐसी मौत लिखूंगा मैं कि रूह कांप जाएगी उसकी। अवध जी गुस्से से कहते हैं, पर अभी वो परेशान थे तो उन्हें कुछ भी कहना बेकार था, जिस पर दादा सा उन्हें वापस से चेयर पर बैठा देते हैं। लेकिन शेखर को वहां कहीं मैथिली नजर नहीं आ रही थी, तो वह अंगद से कहता है, अंगद, मैथिली भी तो तुम लोगों के साथ यहाँ आई थी, वो कहाँ है? वो कहीं नजर नहीं आ रही। तो अंगद भी उसे आसपास देखता है, पर वो वहां से बिल्कुल किनारे पर पिलर के दूसरी ओर लगी चेयर पर बैठी थी। तो अंगद उधर की ओर इशारा करते हुए कहता है, भाई वो रही, लेकिन ये यहां से उठकर वहां कब गई हमें पता ही नहीं चला। मैं उसे लेकर आता हूँ। लेकिन अखिलेश जी, दादा सा, अवध जी और अधिराज की भी नजर अब मैथिली पर गई थी। वो बस अपना हाथ पकड़े बिल्कुल शांत सिर झुकाए बैठी थी। पर अंगद से पहले शेखर जल्दी से उसके पास जाता है और उसके पास पहुंच मैथिली के कंधे पर हाथ रखता है तो वो अचक जाती है, जिस पर शेखर उसे कहता है, मैं हूं मैथिली, क्या हुआ? तू इस तरह अचकी क्यों? तू ठीक है ना? तुझे तो कहीं चोट नहीं आई? हाथ दुख रहा है क्या जो हाथ पकड़ कर बैठी है? जिस पर मैथिली खड़े होते हुए कहती है, नहीं मैं ठीक हूं भाई, मुझे कहीं चोट नहीं आई। हाँ, हाथ थोड़ा दर्द कर रहा है, वो शायद गाड़ी में झटका लगा तो इस वजह से दुखने लगा है। भाई जय कैसा है अब? ठीक है। टाइम पर हॉस्पिटल ले आया गया उसे?
तो टाइम पर ब्लीडिंग रोक दी गई। अब एक ऑपरेशन है, उसके बाद जो थोड़ा बहुत खतरा उस पर मंडरा रहा है वो भी टल जाएगा, पर उम्मीद है कि वो ठीक हो जाएगा। पर अब शेखर मैथिली को अपने गले लगाते हुए कहता है, सब ठीक है मैथिली, तू क्यों इतना डर रही है? तूने समय पर फोन किया, मुझे यहाँ बुलाया, तुम सब समय पर जैक को यहाँ लाए, तभी जैक को बचाना पॉसिबल हो पाया ना। तो मेरी बहादुर बहन है जो कभी नहीं डरती, तो आज क्यों डर गई? लेकिन अब वो रो रही थी और शेखर बस उसका सिर सहला रहा था कि तभी अब उसके बाकी दोस्त भी वहीं उनके पास आ गए थे। जिस पर मिलन शेखर से कहता है, भाई अब हम भी चलते हैं, ज्यादा लोगों का यहाँ रुकना अलाउड नहीं है, तो हम अब कल सुबह आते हैं और आप चिंता मत कीजिए, मैथिली को हम घर छोड़ देंगे। नहीं मिलन, तुम लोग जाओ, जय का केस मेरा नहीं है, जो उसको ऑपरेट करेंगे वो डॉक्टर बस आने वाले हैं। बापू सा चाहते हैं कि बस उनके आने तक मैं यहाँ रुकूं, बस वो आ जाएं तो उनसे मिलकर फिर मैं भी घर ही जाने वाला हूँ, तो इसे भी मैं अपने साथ ही घर ले जाऊंगा। तुम लोग भी काफी थके हुए लग रहे हो, तुम लोग भी घर लौटो। जिस पर सब हाँ में सिर हिला देते हैं, पर तभी अंगद शेखर से कहता है, भाई एक बार आप इसके हाथ को भी देख लीजिएगा, क्योंकि जब गाड़ी ने उस आदमी को टक्कर मारी तो उसके हाथ पर भी काफी जोर से झटका लगा था, तो कहीं दिक्कत ना हुई हो। वो मैं देख लूंगा, क्योंकि इतना कुछ देख ये शांति से बैठी होगी, मैं मान ही नहीं सकता। मैं जानता हूँ हाथ दुख रहा है इसका, लेकिन बोलेगी नहीं, क्योंकि डांट खाने का एक डर भी तो है। तुम लोग आराम से जाओ और कुछ देर बाद तो हम भी बस घर के लिए निकल जाएंगे। शेखर के ये कहने पर वो सभी मैथिली और शेखर को बाय बोल वहां से चले गए थे। तो अब शेखर मैथिली को वहीं बैठा उसका हाथ देखने लगता है कि तभी अखिलेश जी और दादा सा मैथिली और शेखर की ओर आ जाते हैं। तो अखिलेश जी शेखर से कहते हैं, क्या हुआ शेखर, मैथिली को भी चोट आई है क्या? नहीं नहीं, वैसे कोई चोट नहीं आई है बापू सा, वो गाड़ी में झटका लगा तो वही देख रहा था कि कहीं इसके फ्रैक्चर वाले हाथ में कोई स्वेलिंग वगैरह तो नहीं आ गई, क्योंकि दर्द बता रही है हाथ में। पर हाथ ठीक है इसका, दवा लेगी तो दर्द भी चला जाएगा। जिस पर दादा सा उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, ये तो बहादुर लड़की है, ये छोटे मोटे दर्द इसे क्या ही तकलीफ देंगे। पर तो ठीक है ना बेटा, और जब सब वहां थे तो यहाँ सबसे इतना दूर क्यों बैठी थी? हमें तो पता भी नहीं चला कि तू भी यहाँ पर है। वो दादा साहब थोड़ा सा डर गई थी मैंने आज तक कभी किसी को इस तरह तड़पते नहीं देखा। वो पूरी तरह खून से लथपथ था, सांस भी नहीं ले पा रहा था। अपनी बीवी और बच्चों से बिछड़ने का दुख मैंने देखा था उसकी आंखों में। उसे यही लग रहा था कि जैसे अब वो नहीं बचेगा। बस उसकी वही कर्राहट, वो आंसू, वो बातें दिमाग में घूम रही थी। तो पता ही नहीं चला मैं कब यहाँ आकर बैठ गई। मैथिली अपने आंसू साफ करते हुए कहती है, तो अखिलेश जी उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहते हैं, अब तो परेशान मत हो, अब सब ठीक है। अगर तुझे यही अच्छा लग रहा है तो तू यहीं बैठ आराम से। अखिलेश जी ने इतना ही कहा था कि तभी एक नर्स अखिलेश जी के पास आकर कहती है कि जय के ऑपरेशन के लिए डॉक्टर पहुंच चुके हैं। जिस पर अखिलेश जी और शेखर दोनों आईसीयू की ओर चले गए थे, पर दादा साहब मैथिली के साथ ही बैठे थे। कुछ देर बैठे बैठे अब मैथिली कुछ सोच दादा साहब से कहती है, दादा साहब एक बात बताऊं, जिस नकाबपोश ने साक्षी के गले पर चाकू लगाया हुआ था, मैंने उसके हाथ पर चाकू से एक गहरा घाव दिया था, तो वो उसके लिए किसी न किसी हॉस्पिटल तो जाएगा। क्या पता इस तरह उसे पकड़ा जा सके, क्योंकि उस घाव के लिए उसे हॉस्पिटल तो जाना ही होगा। पर मैथिली के ये कहते ही दादा साहब अधिराज को अपने पास बुलवाते हैं। तो वो अवध जी से आने का कह दादा साहब के पास आ जाता है। जिस पर दादा साहब उसे कहते हैं, मैथिली कह रही है कि एक नकाबपोश के हाथ पर इसने घाव दिया है, तो किसी न किसी हॉस्पिटल तो वो जाएगा। तू अर्जुन को बता ये बात कि हॉस्पिटल में वो अच्छे से जांच करवाए। पर दादा साहब को लगता है कि जो इतना शातिर है
वो किसी छोटे से घाव के लिए हॉस्पिटल जाएगा जिससे वो पकड़ा जाए। पर फिर भी हम अर्जुन को बता देते हैं, क्या पता कहीं ना कहीं किसी छोटे क्लिनिक में ड्रेसिंग के लिए चला ही गया हो वो। छोटा घाव? अरे ऐसा घाव दिया है मैंने उसे कि अब तो उसे अपने हाथ की प्लास्टिक सर्जरी करवानी पड़ेगी, क्योंकि उसके हाथ का सारा मांस मैंने हड्डी से अलग कर दिया था। अगर विश्वास ना हो तो अपने दोस्त से फोन करके पूछ लीजिए। अगर उसके हाथ के मांस का टुकड़ा वहां ना मिले तो मेरा नाम बदल देना। वो तो मेरे खुद के हाथ में चोट थी, वरना पूरा हाथ काट देती। एक बेसुध लड़की के गले पर चाकू रखना, उसके पति को छल से इतनी बुरी तरह मारना और फिर उसकी पत्नी पर भी वार करना, ये क्या ठीक है दादा साहब? किसी का इतना खून बहा दिया, उसे इतने जख्म दे दिए और मैं बस देखती रहती। अगर आज यह हाथ टूटा ना होता ना दादा साहब, तो महादेव की कसम उसका हाथ कटकर जमीन पर पड़ा होता। और जिस तरह वो साक्षी पर वार कर रहा था ना, वैसे ही उसके गले से खून की धारा निकाल देती और भागना तो छोड़ो, अभी सीधा नर्क में बैठा होता वो। मैथिली गुस्से गुस्से में बोल तो गई थी, लेकिन अब उसे एहसास हो रहा था कि वो कुछ ज्यादा ही बोल गई, जिस पर अब वो दादा सा का हाथ पकड़ बहुत मासूमियत से उन्हें देखते हुए कहती है, दादा सा प्लीज भाई या पापा को कुछ मत बताना। मैंने तो जो गलत था, जो गलत देखा उस पर ही गुस्सा किया, और आगे जो हुआ वो उसी का साइड इफेक्ट था। अब किसी की जान बचाना तो गलत नहीं है ना? आप पापा और भाई को कुछ नहीं बताएंगे ना प्लीज? सिर्फ गुस्सा करने पर मैं वैसे ही बहुत डांट खाती हूँ। अगर अब उन्हें ये पता चला कि मैंने किसी गुंडे पर हथियार चला दिया तो इस बार तो महादेव ही जाने क्या होगा। आप कुछ नहीं बताओगे ना प्लीज दादा सा? मैथिली के इस तरह कहने पर अब तक उसे हैरानी से देखते दादा सा हंसने लगे थे और वैसे ही उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहते हैं, तो क्या लड़की है मैथिली? भूषण इतना शांत है, शेखर को भी गुस्सा आते मैंने बहुत कम ही देखा है, पर तू किस पर गई है? तूने हमलावर के हाथ से उसका मांस ही अलग कर दिया। तुझे डर नहीं लगता? अगर अगली बार उसने बदला लेने के लिए तुझ पर हमला कर दिया तो कैसे अकेले संभालेगी सब? तो ये तो उसकी सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि 2 दिन बाद मेरा ये प्लास्टर कट जाएगा और उसके बाद तो अगर वो मेरे सामने आ गया तो मुझसे पहले तो वो यमराज से मिलेगा। पर दादा साहब अभी आप ऐसी बातें मत करो, वो भाई के कान ना यहीं लगे होंगे। अगर उन्होंने सुन लिया तो लेने और देने दोनों पड़ जाएंगे। दादा साहब नहीं कहोगे ना किसी से कुछ? अब वादा करो मुझसे। मैथिली अपना हाथ आगे करते हुए कहती है, तो दादा साहब मुस्कुराते हुए उसके हाथ पर हाथ रख देते हैं, जिस पर वो उन्हें थैंक यू कहते हुए गले लगा लेती है कि तभी अब वो उसे अपना मुंह खोले। हैरानी से उसे देखते हुए अधिराज के आगे चुटकी बजाते हुए कहती है, हेलो, आप कहाँ गुम हो? आपसे भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, हाँ भाई से कुछ मत कहना। और अगर मेरा कोई भी स्टेटमेंट चाहिए हो तो आप मुझे पुलिस स्टेशन बुला लेना, लेकिन घर पर किसी को मत भेजना प्लीज। और किसी को कुछ मत कहिएगा, भाई को तो खासकर। महादेव की सौगंध है हाँ आपको। मैथिली ने इतना ही कहा था कि तब तक अखिलेश जी के साथ शेखर आईसीयू से बाहर आ गया था, क्योंकि जय को ओटी में शिफ्ट कर दिया गया था और अभी भी उसकी कंडीशन स्टेबल ही थी और यही उम्मीद की जा रही थी कि आगे भी सब ठीक ही होगा। पर अब तब तक मैथिली भी वहीं शेखर के पास चली गई थी, तो उसे अपने पास आया देख शेखर उससे कहता है, बस अब घर ही चल रहे हैं। जिस पर मैथिली हाँ में सिर हिला देती है। पर वो जब से दादा सा के साथ बैठी बातें कर रही थी तब से देख रही थी कि अवध जी उसकी और कई बार देख चुके थे कि जैसे वो बात करना चाह रहे हों उससे, पर झिझक रहे थे वो कुछ। शेखर अभी अखिलेश जी से बात कर रहा था तो अभी भी वो मैथिली की ओर देखते तो हैं, पर फिर आंखें चुरा लेते हैं। लेकिन अब वो खुद उनके पास आकर उनके बगल में बैठते हुए कहती है, मैं समझ सकती हूँ अंकल, आप इस वक्त बहुत परेशान हैं। अपने बेटे और बहू की ये हालत देख एक एक पल बहुत मुश्किल गुजर रहा होगा आपके लिए।
पर मैं एक बात कहूँ, विश्वास करेंगे मेरी बात पर? आपका बेटा ओटी से बिल्कुल ठीक होकर वापस आएगा, क्योंकि अपनी बीवी और बच्चे का मुंह उसे यहाँ से जाने नहीं देगा। और वो तो उनके लिए तब भी लड़ना चाह रहा था जब वो खुद खून से सना अपनी जिंदगी से लड़ रहा था। तब तो उसने खुद उम्मीद छोड़ दी थी कि वो बच पाएगा। और अब तो उसके साथ यहाँ आप सब हैं, बेस्ट डॉक्टर हैं, जो उसे जीने की उम्मीद दे रहे हैं। तो जब वो उस खराब हालत में भी अकेले उम्मीद खोज रहा था, तो अब तो उसके साथ इतने हाथ हैं। आप बस अपने बेटे से मिलने की तैयारी कीजिए और देखना वो आपको कल फिर हंसता मिलेगा। इतना क्या मैथिली उनके पास से उठने लगती है, तो वो उसका हाथ पकड़ उसे रोकते हुए उसे वापस अपने पास बैठाते हुए कहते हैं, आज तेरे सामने मैं खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा हूँ बेटा। तूने एक दिन मेरी जान बचाई। त्रिशा ने तुझे इतना कुछ कहा, तुझे मुझे बचाने में चोट आई। मैंने तेरा हाल भी नहीं पूछा, कोई आभार तक नहीं जताया। फिर त्रिशा ने इतना बड़ा झूठ बुना। जय ने गलत किया, लेकिन फिर भी आज तू और तेरे दोस्त उसके लिए देवदूत बनकर आए। तू खुद तकलीफ में है, फिर भी यहाँ बैठी है। तू सिर्फ उम्र में छोटी है बेटा, पर तेरा दिल और सोच बहुत ऊंची और बड़ी है। हमसे जो भी गलती हुई हमें माफ कर देना बेटा, और हमेशा खुश रह तू। महादेव तेरी हमेशा रक्षा करे। खुश रह। इतना कह अवध जी उसके सिर पर हाथ रख देते हैं, तो वो बस मुस्कुरा देती है। जिस पर अब शेखर उनके पास आकर कहता है, अवध अंकल, आज आपके ही कुछ अच्छे कर्म रहे होंगे जो इतनी खराब हालत में भी जय स्टेबल है और उसे कुछ नहीं होगा। ये महादेव पर मेरा विश्वास है। आप बस खुद को संभालिए, क्योंकि होश में आने पर अगर जय आपको इस तरह टूटे हुए देखेगा तो उसे भी अच्छा नहीं लगेगा। सब ठीक होगा। अब मैं चलता हूँ, सुबह जल्दी आ जाऊंगा। बाकी डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं और सुबह तक ये गुड न्यूज़ भी आ जाएगी कि जय बिल्कुल ठीक है। अब हमें इजाज़त दीजिए। मैथिली चल, हम भी चलते हैं। इतना क्या शेखर और मैथिली दोनों उनको हाथ जोड़ अखिलेश जी और दादा साहब से भी जाने की बात कह वहां से अपने घर के लिए निकल जाते हैं। लेकिन इस पूरे वक्त अधिराज की नजरें मैथिली पर ही थी कि तभी उसका फोन बजने लगा था। फोन अर्जुन का था, तो वो अपना फोन लेकर आईसीयू एरिया से बाहर की ओर आ जाता है और फोन रिसीव करता है तो अर्जुन उससे कहता है, मैं क्राइम सीन पर हूँ। पूरा एरिया छान मारा, लेकिन एक छोटा सा एविडेंस भी हाथ नहीं लगा। यहाँ तक कि कोई फुटप्रिंट्स तक यहाँ मौजूद नहीं है, ना खंडर के अंदर ना बाहर। रोड पर सिर्फ ब्लड स्टेन है। जिस चाकू से स्टेपिंग हुई या जिस रॉड से वार हुआ उसका भी कोई अता पता नहीं है। कोई गाड़ी नहीं, कुछ नहीं। बहुत सोच समझ कर साजिश रची गई है। पहले जय की गाड़ी से आगे चलती गाड़ी के टायर पर गोली मार उसे डिसबैलेंस किया, जिससे गाड़ी डिवाइडर से टकराए और उसमें मौजूद सभी लोग घायल हो जाएं। यहाँ तक कि टायर से वो गोली तक निकाल दी गई जिससे टायर ब्लास्ट हुआ था। सिर्फ जय की 2 गाड़ियां यहाँ मौजूद हैं और उसका ब्लड और एक मांस का टुकड़ा है जो शायद जय का ही होगा। ब्लड जय का हो सकता है, लेकिन वो मांस का टुकड़ा हमलावर का है, क्योंकि जब वहां मैथिली और उसके दोस्त पहुंचे तो वह हमलावर साक्षी पर वार कर रहा था। गाड़ी से टक्कर मार उसे गिराने के बाद मैथिली ने उस पर वार किया था, जिससे उसका हाथ बुरी तरह इंजर्ड हुआ और उस हमले में उसके हाथ का वो मांस कट कर गिरा है। व्हाट? मैथिली ने ऐसा वार किया? तलवार लेकर आई थी क्या वो अपने साथ? फिर तो वो हमलावर सिर्फ अपनी लटकी हुई हड्डी अपने साथ लेकर गया होगा, बाकी मांस तो सारा यहाँ पड़ा है। लेकिन सब एविडेंस मिटाने के बाद भी ये इतना बड़ा सबूत तो हमें मिल ही गया। इसकी फॉरेंसिक जांच होगी तो बहुत कुछ सामने आएगा। और इतना बड़ा घाव है तो कहीं ना किसी हॉस्पिटल में तो वो गया ही होगा। मैं हर हॉस्पिटल में हाई अलर्ट करवाता हूँ और इस बीच यहाँ आसपास या पूरे उदयपुर में जो जो पेशेंट आए हैं उनकी इंक्वायरी करवाता हूँ। पर यार तू कॉन्फिडेंट है कि ये मैथिली नहीं किया है? वो कहाँ स्वीट इनोसेंट सी लड़की, और तू उसके बारे में ऐसा बोल रहा है? पर अर्जुन के इस तरह बोलने पर अधिराज चिढ़ते हुए कहता है, अभी सभी से पूछताछ करेगा ना तू, तो खुद पूछ लेना उनसे। और अभी हमारा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। कुछ पता चले तो बताना। जय का ऑपरेशन शुरू हो गया है तो हमें उसके पास जाना है। हम फोन रखते हैं, बाद में बात करते हैं तुमसे।
इतना के अधिराज फोन रख देता है। पर अधिराज का इस तरह गुस्सा करना अर्जुन नहीं समझ पाया था। अधिराज अब वापस आईसीयू की ओर आ जाता है, जहां त्रिशा भी ऑपरेशन शुरू होने की बात सुन वापस वहीं लौट आई थी और यामिनी जी साक्षी के साथ थी। त्रिशा अवध जी के साथ बैठी थी तो अधिराज भी उनके ही पास आकर बैठते हुए त्रिशा से कहता है, अब साक्षी कैसी है? काफी डरी हुई है, जैसे मिलने की जिद कर रही थी, पर माँ के समझाने पर कि जय ठीक है और वो जल्द ही उसे भी जैसे मिलवाएंगे, तब शांत हुई है। डॉक्टर ने उसे बिल्कुल भी स्ट्रेस देने से मना किया है, पर भी शांत है वो थोड़ा। सोई हुई थी तो मैं यहाँ आ गई। माँ है साक्षी के पास, बस जय को जल्दी होश आ जाए तो सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक होगा, महादेव कुछ गलत नहीं होने देंगे, अधिराज त्रिशा से कहता है तो वो उसे देखते हुए हाँ में सिर हिला देती है। जय का ऑपरेशन चल रहा था और सभी बस महादेव से यही प्रार्थना कर रहे थे कि जय का ऑपरेशन सक्सेसफुल रहे और वो जल्द से जल्द होश में भी आ जाए। वहीं हवेली पर भूमि जी, दादी सा और अनुष्का भी काफी परेशान थे। कई बार फोन कर वो जय का हाल पूछ चुके थे और वो भी महादेव से यही प्रार्थना कर रहे थे कि सब ठीक हो, जय और साक्षी दोनों ठीक रहें। सबकी पूरी रात सिर्फ प्रार्थनाओं में बीती थी और उन प्रार्थनाओं का फल जय को मिला था। सुबह के 3 बजे तक चला जय का ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा था और अब वो खतरे से बाहर था। डॉक्टर ओटी से बाहर आकर जैसे ही ये बात बताते हैं तो सभी की खुशी का ठिकाना नहीं था। अवध जी दादा सा के गले लग जाते हैं, सब खुश थे। त्रिशा भी जल्दी से साक्षी और यामिनी जी को ये खुशखबरी सुनाने चली जाती है और अधिराज भी घर पर सबको फोन कर बता देता है कि जय ठीक है। जय तो ठीक था, लेकिन अब जिसने ये किया था उसकी ये रची साजिश उसके ही गले का अब फंदा बनने वाली थी।